हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो आज हम जानने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में। ये कक्षा 9वीं का चैप्टर है, बट ये ज्योमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज्योमेट्री का बेस क्रिएट होता है। तो ज्यादा ना बातें करते हुए देखते हैं अपने लाइन एंड एंगल्स को, समझते हैं इन्हें। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ए, बी, सी और डी ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा है इसके यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ना इसमें एंड पॉइंट है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। तो सबसे पहली बात, तो मैंने एक बात जब मैंने यहां पर ये बोला कि लाइन जो है मैंने कोई एंड पॉइंट नहीं दिया, तो इसका मतलब लाइन में जो एंड पॉइंट होता है वो नहीं होता। लाइन में कोई एंड पॉइंट होगा तो आप कहेंगे नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई लाइन ऐसे है तो मैं इसको यहां से इधर भी बढ़ा सकता हूं और यहां से इधर भी बढ़ा सकता हूं, तो आप कहेंगे नहीं, हमने तो कहीं कहीं देखा है। तो बच्चों, जो आपने देखा है ये ए बी और इसको वो कह देता है लाइन, तो पहली बात वो लाइन नहीं होती, ये लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट होता है। इसका अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी? वो निश्चित होगी और उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, मतलब रेखा खंड बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब कि रेखाखंड तो वो हो गया जो दो बिंदुओं के बीच में है। तो लाइन लाइन में आप कहेंगे अच्छा, तो फिर यहां पर एक बिंदु हो सकता है, जैसे कि ए दे दिया। नहीं, यहां पर बिंदु नहीं होगा। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ना तो स्टार्टिंग ना एंड। मतलब कि अगर आप यहां से लाइन खींचना शुरू करते हैं तो बच्चों इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसे इधर भी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लगाते हैं और इसको बोल देते हैं ए। इसका अर्थ होता है कि आपने ना यहाँ पर ये एंड पॉइंट नहीं क्रिएट किया, बल्कि आप इस रेखा को बताना चाहते हो कि ये जो रेखा खींची गई है या जो लाइन खींची गई है इसका नाम क्या है? ए है। आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात मैंने क्या बताई कि जो रेखा होगी या लाइन होगी उसको आप कहीं पर भी इधर भी बढ़ाओगे और इधर भी, दैट मीन्स किसी भी साइड बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट को बढ़ाया नहीं जा सकता। लाइन सेगमेंट आपने कभी खींचा है? हाँ खींचा है। जो आप खींचते हो ना 2 सेंटीमीटर की बीच की दूरी, या 2 सेंटीमीटर की दूरी खींचते हो, या 5 सेंटीमीटर की जो दूरी खींचते हो स्केल से, तो बच्चों आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हो, यहाँ पॉइंट लगाते हो, उसको मिलाते हो ना, यही बनता है आपका ए बी। और यही क्या है? यही तो है लाइन सेगमेंट। यही क्या है? यही है लाइन सेगमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। तो सबसे पहली बात, एंड पॉइंट किस में होंगे? लाइन सेगमेंट में होंगे, लाइन में नहीं होंगे। तो बताइए, अगर इनमें एंड पॉइंट नहीं है तो क्या ये लाइन होगी? हाँ, ये लाइन होगी। अच्छा, एंड पॉइंट नहीं है तो क्या ये लाइन होगी? अब आप कहेंगे नहीं, ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। जी, क्या हो गया अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है? तो अगर ये ऐसे हो रही है तो इसको मैं कर्व लाइन भी तो बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कर्व लाइन। तो अगर ये सीधी है तो ये कौन सी हो गई? ये स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन। अगर ये मुड़ रही है, इनके भी एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको भी मैं क्या कहूंगा? इसको भी मैं कर्व लाइन बोलूंगा। ये सीधी जा रही है, एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा लाइन। लेकिन कौन सी लाइन? सीधी है तो ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? मतलब कि मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी कि लाइन जो होती है वो केवल हमेशा सीधी नहीं होती, टेढ़ी भी हो सकती है। अगर वो टेढ़ी है, घुमावदार है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं कर्व लाइन बोलूंगा। और जो सीधी होगी उसको मैं क्या कहूंगा? उसको मैं स्ट्रेट लाइन कहूंगा। मोस्टली जो किताबों में यूज होती है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्ट्रेट लाइन यूज होती है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि कर्व लाइन भी होती है या नहीं होती है। यहां तक समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे की बातें। अब इन लाइन से एंगल का क्या लेना देना है, देखते हैं। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं कोई कोण बनाने के लिए कहता हूं 30 डिग्री का, तो आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं, और आप कहते हैं कि 30 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब मैं कहता हूं कि अगर ये L है और ये M है, ये L है और ये M है, तो यहां से मैंने एक L लाइन खींची और यहां से मैंने एक M लाइन खींची, ये M लाइन खींची और ये L, तो ये कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर टकराएंगे, कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर टकरा रहे हैं। ठीक, अगर ये यहां से किसी ना किसी बिंदु पर टकरा रहे हैं तो बच्चे ये आपस में कोई ना कोई एंगल बनाएंगे और इस यही क्या बन जाएगा? हमारा एंगल बन जाएगा। ठीक है,
तो आप एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचते हो तो जो एंगल बनता है, ठीक है ना, वो किसकी हेल्प से बन रहा है, वो लाइन के हेल्प से बन रहा है। किसकी हेल्प से बनना है, लाइन के हेल्प से। इसका मतलब है एंगल को बनाने के लिए किसकी हेल्प की जरूरत है, लाइन की हेल्प की जरूरत है। अब बताइए क्या ये अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, क्या मैं ऐसे ऐसे कर दूं, क्या ये एंगल होगा, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर चलो मैं ऐसे करता हूँ और फिर ऐसे करता हूँ, क्या ये अब यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। मतलब कि यहाँ पर दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि एंगल बनाने के लिए मेरे को कौन सी, दो स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। कितनी लाइन की जरूरत होगी, दो स्ट्रेट लाइन की जरूरत होगी। कर्व लाइन से कभी भी एंगल को बनाया नहीं जा सकता। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो लाइन में अगर मैं एक बात और कहूं कि अगर कोई भी दो लाइन है और इनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, सेम है, और इनको ऐसे ही बढ़ाया जाए, इनके बीच का जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी है, यहाँ पर जो दूरी है वो सेम है, ठीक है ना। और इनको जो दूरी बढ़ाई जा रही है उनकी दूरी जो है वो आपस में समान रह रही है। सपोज दैट मैंने कोई दो चीज ली है और उन दोनों चीजों के बीच में मैं उनको बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनके बीच की दूरी समान है, तो वो आपस में कभी नहीं टकराएंगे, वो आपस में कभी नहीं टकराएंगे। इनको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो वो आपस में कभी नहीं टकराएंगे, और इन्हीं को बोलेंगे हम समांतर रेखा। क्या कहेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे या पैरेलल लाइन कहते हैं। समांतर रेखा बोलेंगे या पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी, वह लाइन जिनको आगे बढ़ा दिया जाए कितनी भी दूर तक और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहे, इक्वल रहे। ऐसी लाइन को या ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे या समांतर रेखा बोलेंगे। सपोज दैट अगर ये कर्व में हो, तो क्या ये अगर ये कर्व में हो और इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, यहाँ पे जो है वही यहाँ पे चल रहा है, तो बच्चे अगर डिस्टेंस सेम चल रहा है तो ये भी कैसी होंगी, पैरेलल लाइन ही कहलाएंगी। तो पैरेलल लाइन कर्व में भी हो सकती हैं और स्ट्रेट में भी हो सकती हैं। हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो किसको पढ़ते हैं, हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल को पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे आगे चलकर कि अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं। चलिए यहां तक मैंने समझा ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन। अच्छा चलिए अगर मैं एक लाइन पर ऐसे करके और ऐसे सीधी रेखा डाल देता हूं, ऐसी सीधी रेखा डाल देता हूं, और ये सीधी रेखा गिर कर इस एल लाइन पर, ये एम जो रेखा गिर रही है किसी बिंदु एन पर, इस पॉइंट, इसको क्या देता हूं, पॉइंट एन नाम दे देता हूं। अगर ये लाइन इस पर गिर रही है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एम लाइन है वो परपेंडिकुलर आ रही है एल पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी रेखा पर सीधा पड़कर कितने डिग्री का कोण बनाना, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। अगर वो सीधी पड़ रही है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी और परपेंडिकुलर ही होगा। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां से मैंने दूसरी चीज सीखी एक, कि अगर कोई रेखा सीधी किसी रेखा पर पड़कर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं कहता हूं कि वो लाइन उस रेखा पर कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई दो रेखा ऐसी है, L1 और ये L2, और ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये कैसी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये आपस में काट रही हैं तो अगर ये एक एंगल ए बना रहा है तो इसका जो विपरीत वाला होगा वो भी क्या बनाएगा, एंगल ए बनाएगा। अगर ये एंगल बी बना रहा है तो इसके विपरीत वाला भी क्या बनाएगा, बी बनाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं हम इनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहां तक बात क्लियर है। जैसे कि अगर सपोज दैट मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैंने ये ऐसे दे दिया और मैंने कह दिया ये 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। ये भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब ये जरूरी नहीं ऐसे ही दिखने को मिल जाए, हो सकता है कोई दो सीधी रेखाएं ऐसे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। और अगर मैं कह दूं ये 30 डिग्री का है, तो आप अब ये बता सकते हैं कि ये एंगल भी कितने डिग्री का होने वाला है,
30 डिग्री का होने वाला है। तो ये कुछ लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, और हमने यहाँ पर अभी अपना पार्ट 1 डिस्कस किया है। तो आज आई होप आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे का चैप्टर, इसके लिए आपके लिए पार्ट 2 पार्ट 3 आते ही रहेंगे। थैंक यू गाइस।